सहेली लाई बोनी बहू के लिए अमीर रिश्ता। अनुष्का और ऋतु बचपन की दोस्त थी, पर अफसोस अनुष्का की हाइट उतनी की उतनी रह जाती है और ऋतु की हाइट बढ़ जाती है, जिस वजह से जब भी दोनों दोस्त कहीं बाहर जाती तो आसपास के लोग अनुष्का की बोनी हाइट देखकर उसका मजाक बनाते और ऋतु को उससे दोस्ती तोड़ने को कहते हैं। अरे देखो आ गई बोनी अपनी प्रिय दोस्त के साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आखिर तू इस बोनी का साथ क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों छोड़ दूं मैं अपनी दोस्त का साथ? इसलिए क्योंकि मैं लंबी हूँ और वे बोनी रह गई। जब हम दोनों छोटे में दोस्त बने थे तब हमने कभी नहीं सोचा था कि वे बोनी रह जाएगी या फिर मैं लंबी। और वैसे भी दोस्ती रंग रूप देखकर नहीं की जाती, समझी तुम? क्या यार ऋतु, तुझे कुछ समझाना बेकार है। भूल गई क्या? इसकी वजह से तू हर किसी से दोस्ती तब तक ही रखती है जब तक इंसान साथ होता है। अगर ऐसी बात है तो देख लेना, हमारी दोस्ती इसी तरह से हमेशा ऐसी रहेगी। खबरदार मेरी दोस्त के बारे में कुछ कहा तो, और हम हमेशा ऐसी दोस्त रहेंगे। ऋतु रहने भी दो ना, क्यों मेरी वजह से हर किसी से लड़ाई करती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता, चल यहाँ से चलते हैं। अनुष्का के कहने पर ऋतु शांत हो जाती है और उसके साथ घर के लिए निकल जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतु का एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। और ऋतु ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी दोस्त अनुष्का को सुनाने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी चाची उससे घर के सारे काम करवा रही है। क्या यार अनुष्का, तू हर समय घर का काम करती रहती है? तू भी इस घर की बेटी है और कोई नौकरानी नहीं। और आंटी जी, आप अपनी बेटी और भतीजी में इतना फर्क क्यों करती हो? अनुष्का भोली है, इसका मतलब ये नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये घर अनुष्का के माता पिता का है। अगर आप लोग इस घर में रह रहे हैं तो मेरी दोस्त के साथ अच्छे से रहो और इज्जत करो। एक भोली और दूसरी बम की गोली। माना कि ये घर इस बोनी कलमुही के माँ बाप का है, पर भूल मत दोस्त की पक्ष लेने वाली तेरी इस दोस्त को बचपन से हमने पाला है और स्कूल भी हमने ही भेजा था, तभी स्कूल में जाकर तू इसकी दोस्त बन पाई। ऋतु चुप हो जाना, वो मेरी चाची है और वैसे भी ये मेरा घर है और अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म। चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल और मुझे बता कि आज तू इतनी खुश क्यों है और ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए तू नंगे पैर आ गई। ऋतु अपने रिश्ते से इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और वह दौड़ते हुए अनुष्का के पास नंगे पैर आ गई। अब ऋतु अपनी खुशी अपनी दोस्त से बांटती है। ये सुनकर अनुष्का भी बहुत खुश होती है और कहीं न कहीं उदास भी हो जाती है। क्या हुआ अनुष्का, तू उदास क्यों हो गई? क्या तुझे खुशी नहीं कि मेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता हो गया? ऐसा नहीं है ऋतु, मैं इस खुशखबरी से खुश हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। बस दुख तो मुझे अपने लिए हो रहा है। मैं इतनी बोनी हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। पता नहीं मेरी कब शादी होगी, कोई मेरा हाथ कब थामेगा। अरे तू उदास क्यों होती है? मेरा तुमसे वादा है कि मैं तेरे लिए खुद रिश्ता लेकर आऊंगी, वो भी बहुत अच्छे घर का और बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का होगा। ऋतु अनुष्का को तसल्ली तो दे देती है, पर वे खुद भी इस बात से बहुत दुखी थी क्योंकि कोई भी अनुष्का के दुख को नहीं समझता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतु की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ऋतु और अनुष्का का मिल पाना बहुत कम हो जाता है और इसी बीच अनुष्का की चाची अनुष्का से पीछा छुड़ाने के लिए उसका रिश्ता एक बुढ़े से करवा देती है। मुझे तो लगा था कि इस बोनी को सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा, पर मुझे क्या पता था ये बोनी मुझे इतना अमीर बना देगी। इस बोनी की शादी इस बुड्ढे से करवाकर मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगी। हाय, ये बुड्ढा इस बोनी से शादी करने के लिए तैयार भी हो गया और मुझे पैसे देने के लिए भी तैयार हो गया। चाची, मुझे मैं बुड्ढा सही नहीं लग रहा है। माना कि मैं बोनी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ पैसों के लिए मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दो। ये रिश्ता अच्छा नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। चुपचाप बैठी रहे, ये रिश्ता तेरे लिए बेस्ट है, समझी? और वैसे भी तेरे पीछे आज तक मैंने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वे सब मैं तुझसे वसूल रही हूँ। अब समय आ गया है हिसाब चुकता करने का। चाची, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू बताएगी क्या सही है और क्या गलत? भूल जाती है क्या तू एक बोनी है और तेरा हाथ कोई नहीं थामने वाला, इसलिए चुप होकर शादी कर ले यहीं, और अब तेरा खर्चा मैं नहीं उठा सकती। अनुष्का इस रिश्ते को मना करती रहती है पर उसकी चाची नहीं मानती, जिसके बाद अनुष्का सारी बात अपनी दोस्त ऋतु को बताती है। अनुष्का की बात सुनने के बाद ऋतु को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने पति के साथ अनुष्का के घर आती है। आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ तो तू अपनी दोस्त की जिंदगी आबाद कर दे, मुझे पैसे दे दे और अपनी दोस्त के लिए खुद अच्छा रिश्ता देख ले। अमीर घर का, ताकि इस बोनी की शादी होने के बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ना पड़े। सही कहा था ऋतु तुमने।
तुम्हारी दोस्त की चाची सच में घटिया औरत है। तुम्हारी दोस्त सिर्फ अपनी चाची के अत्याचार इसलिए झेलती है क्योंकि वो बौनी और अनाथ है। पर कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। बहुत जल्द रितु अपनी दोस्त के लिए अमीर घर का रिश्ता लेकर आएगी। तब तक के लिए ये कुछ पैसे पकड़ो और इस रिश्ते के लिए मना करो। अनुष्का की चाची बहुत लालची थी, वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वे इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रितु अपने दोस्त के लिए एक अमीर घर के लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़का भी अनुष्का की तरह बोना होता है, उसने भी वो सब झेला होता है जो कभी अनुष्का ने झेला था। इसलिए अनुष्का को बहुत खुशी होती है कि उसका जीवन साथी उसी की तरह है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। इस तरह से रितु अपनी बोनी दोस्त का रिश्ता एक अच्छे अमीर लड़के से करवा देती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भर देती है। अमित अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अमित की माँ शोभा अपने घर काली बहू को देख अमित पर नाराजगी जताती है। अरे बेटा, एक बार तू अपने घर वालों का रंग ही देख लेता, उसके बाद सोचता इस काली कलूटी को इस घर की बहू बनाने के बारे में। इस लड़की की वजह से ना तूने हमारे घर को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया है। ये अकेली काली लड़की हम सबके गोरे गोरे चेहरे पे ना काला काला धब्बा बन गई है। माँ बस भी करो, मेरी और काजल की शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए और आप मेरे ही सामने मेरी बीवी के रंग को लेकर इस तरह की बातें कर रही हो। भैया, माँ गलत है क्या कह रही है? अब जब तुम मेरे लिए काली भाभी लेकर आए हो तो माँ भाभी को काली ही बोलेंगी ना। आंचल, अभी तुम छोटी हो और भूलो मत, एक दिन तुम्हें भी अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा। भगवान से जाकर प्रार्थना करो कि कहीं वो तुम्हारी शादी किसी काले कौवे से न करा दे। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आंचल दिल मिलाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी को मनाने के लिए शोभा भी वहाँ से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद काजल अमित से कहती है, आपको माँ और आंचल से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। काजल, मेरे सामने कोई भी तुम्हारे रंग को लेकर इस तरह की बातें कहेगा तो वो मेरे मुंह से इसी तरह की बातें सुनेगा। तुम्हें कोई तुम्हारे रंग के लिए बोले, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसी तरह से शोभा और आंचल मौका देखकर काजल को उसके रंग के लिए भला बुरा सुनाती हैं और उसके काले रंग का भी मजाक उड़ाती हैं। हर बार अमित आकर अपनी माँ और बहन को मुंह तोड़ जवाब देता है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन घर वालों को पता चलता है कि काजल माँ बनने वाली है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है तूने। बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ, मैं और बुआ, आप सबको इस तरह से खुश देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, लेकिन काला बच्चा पैदा करके ना हमारी खुशियों पे ग्रहण मत लगा देना। हाँ भाभी, लेकिन हमें आपकी तरह इस घर का वारिस काला नहीं चाहिए। आप ना गोरा ही बच्चा पैदा करना। आंचल, माँ, आप दोनों का दिमाग तो ठिकाने है ना। बच्चा काला होगा या गोरा ये काजल के हाथ में नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है बच्चा काला हो या गोरा। चलो काजल, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब अमित काजल को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर से चेकअप करवाकर कुछ देर में ही घर आ जाता है। उन दोनों के आते ही शोभा अमित से कहती है, हे भगवान, क्या हुआ अमित बेटा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा गोरा तो पैदा होगा ना? माँ, क्या हो गया है आपको? भला डॉक्टर अभी कैसे बता सकते हैं बच्चा गोरा या काला? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरे साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन ये डॉक्टर हमें इतनी सी बात नहीं बता पा रहे कि पेट में पल रहा बच्चा गोरा है या काला। शायद ये डॉक्टर अनपढ़ है। तू किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछ कि बच्चा गोरा पैदा होगा या काला, और औरतों को क्या खाना चाहिए ऐसे समय में। माँ, आप मेरा रास्ता छोड़िए, मैं अभी आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इतना बोलकर अमित काजल को कमरे में ले जाता है और खुद ही काजल की देखभाल भी करता है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन आंचल काजल के लिए केसर और बादाम लेकर आती है। काजल भाभी, ये केसर और बादाम है, आप इसे सुबह शाम खाना और नारियल भी खाना। मैंने सुना ये सब खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। एक बात और, आप सुबह जब सो के उठते हो अपना चेहरा मत देखना, सीधे मेरा चेहरा देखना, क्योंकि घर में तो सबसे गोरी मैं हूँ। अगर आप मुझे देखोगी तो आपका बच्चा भी मेरी तरह गोरा ही पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आपका बच्चा गोरा नहीं हुआ तो सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। ऐसा ना हो कि माँ आपको इस घर से धक्के मार मार कर निकाल दे। दरअसल माँ को काले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। आंचल की बात सुनकर काजल घबरा जाती है। अब वो भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसके होने वाला बच्चा गोरा हो। समय यूं ही बीतता जाता है और बहुत जल्द काजल एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और भगवान की दया से काजल की बेटी गोरी पैदा होती है।
माँ देखो, मेरी भतीजी कितनी गोरी पैदा हुई है। ये सब कमाल मेरे गोरे रंग का है। भाभी ना सुबह सबसे पहले मुझे देखा करती थी, इसीलिए हमारे घर में गोरी बेटी जन्मी है। काजल ने एक गोरी बेटी को जन्म दिया था, इसलिए काजल को अब ये लगता था कि शायद उसकी इज्जत उसके घर में होने लगेगी। कुछ दिनों बाद काजल हॉस्पिटल से घर आ जाती है, जहां आस पड़ोस के लोग उसके बच्चे को देखने के लिए आते हैं। अरे शोभा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा काली कलूटी है, फिर इसकी बेटी इतनी गोरी कैसे हो गई? तुम्हारी बहू का ही बच्चा है ना ये? तुम कहना क्या चाहती हो? भगवान झूठ ना बुलवाए, पर आजकल हॉस्पिटल में बच्चों की बहुत धांधली हो रही है। माँ बाप अगर बेटी नहीं चाहते तो डॉक्टर को पैसे देकर बच्चा बदलवा लेते हैं। इसी तरह तुम्हारी बहू ने क्या पता काला बच्चा जन्मा हो और डॉक्टर को पैसा देकर गोरा बच्चा ले लिया हो। इस तरह से शोभा की पड़ोसन उसे भड़काकर चली जाती है। अब शोभा अपनी पोती से भी नफरत करने लगती है और काजल के साथ साथ अपनी पोती को भी ताने देती है। अब इसी तरह से देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं और शोभा की नफरत भी बढ़ने लगती है। पता नहीं ये कलमुही किसका बच्चा मेरी गोद में थमाकर मुझे इसकी दादी बता रही है। बस करिए माँ जी, आपको मुझे जितना भला बुरा कहना था कह लीजिए, पर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी मत कहिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी आप तो चाहती थी कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हो। अब जब मेरी बेटी गोरी पैदा हुई है और आप इस तरह से बातें कह रही हैं। मुंह से कह रही हूँ, और क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे कलमुही कहीं की, जब तू कोयले की तरह काली है तो तेरी दूध जैसी गोरी बेटी कैसे पैदा हो सकती है? इस तरह से शोभा काजल के ऊपर इल्जामों की बौछार लगा देती है। बेचारी काजल अपनी सास के किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं देती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ अमित आ जाता है और अपनी बीवी को रोता देख अपनी माँ से कहता है, बस भी करो माँ, एक बार अपनी आंखों से नफरत का पर्दा हटाकर देखो, आपको सच्चाई अपने आप दिखने लगेगी। और जब आपको सच्चाई दिखाई देगी ना, तब आपको काजल का काला रंग नहीं बल्कि उसका साफ दिल नजर आएगा। बेटा तू बहुत भोला है, पर भोली मैं नहीं हूँ। और मैंने ना दुनिया देखी है, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। जब माँ इतनी काली है तो बच्चा गोरा पैदा कैसे हो गया? माँ, हमारे घर में सिर्फ काजल काली है, बाकी सब गोरे हैं। और जरूरी तो नहीं कि बेटी माँ पर ही जाए, बेटी बाप पर भी तो जा सकती है ना। अमित के बार बार समझाने पर भी शोभा उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद अमित अपनी बेटी और बीवी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है, जिस पर आंचल अपनी माँ से कहती है, माँ, भैया अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। मैं अपने भतीजे के बिना नहीं रह सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उस कलमुही की गोरी बेटी को अपनी भतीजी मत बोल, ना जाने किसका खून है। माँ, तुम क्यों दूसरों के बहकावे में आ रही हो? तनीषा आपकी पोती और मेरी भतीजी, एक बार उसकी शक्ल देखो, भैया से कितनी मिलती जुलती है। आंचल के समझाने पर शोभा की मोटी बुद्धि में छोटी सी बात घुस जाती है और बहुत जल्दी से जाकर अपने बेटे और बहू और पोती को रोक लेती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। काजल अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद फिर कभी शोभा अपनी काली बहू की गोरी बेटी पर किसी भी तरह के कोई इल्जाम नहीं लगाती और अपनी पोती को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती। अमित अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अमित की माँ शोभा अपने घर काली बहू को देख अमित पर नाराजगी जताती है। सुहाना एक गरीब परिवार से थी, पर उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। जब सुहाना पहले दिन अपने ससुराल में आती है, तब यह सोचकर बहुत खुश थी कि अब उसकी जिंदगी भी अच्छी तरह से बीतेगी। सुहाना अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी जेठानी कमला आती है और सुहाना से बोलती है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिर मुझे मेरी देवरानी जो मिल गई है। अब मैं करूँगी आराम और मेरी देवरानी करेगी काम। अरे मेरा मतलब है कि मेरी मदद कराएगी। क्यों नहीं दीदी, वैसे भी इतने दिनों से आपने ही तो इस घर को संभाल रखा था। सुहाना अपनी जेठानी को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ तो मिला देती है, पर अंदर ही अंदर उसका मुंह बन जाता है और सुहाना खुद से बोलती है, कितनी तेज है मेरी जेठानी। अरे सबको खुशी होती है उसकी देवरानी आई है, पर ये तो ऐसे खुश है मानो जैसे इसकी देवरानी नहीं कोई नौकरानी आई है।
पर कोई बात नहीं दीदी, आने वाले समय में पता चल जाएगा कौन नौकरानी है और कौन मालकिन। इस तरह से सुहाना की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुहाना अपनी जेठानी का घर के कामों में हाथ बटाने लगती है, लेकिन जैसे ही सुहाना घर के कामों को हाथ लगाती है, कमला घर के काम करना छोड़ देती है। ऐसे ही एक रोज कमला सुहाना से पहले उठकर पूरा घर सर पर उठा लेती है और सुहाना से बोलती है, सुहाना, अब तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो। मैं जानती हूँ दीदी, पर हुआ क्या? आप सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में क्यों हूँ? अरे जब तक मेरे हाथों में इस घर की जिम्मेदारियां थी ना, तब तक बिल्कुल सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसे ही जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथों में आई है ना, तुमने तो लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया है। एक आदर्श बहू का काम होता है सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करे, और यहाँ खुद को देखो, तुम सुबह के 5:30 बज चुके हैं और तुम अब तक सो रही हो। इस तरह से कमला बहाना निकाल कर सुहाना को सुनाने लगती है और तभी वहाँ सुहाना की सास रूपाली आ जाती है, जो कमला से बोलती है, कमला बहू, अभी सुहाना इस घर के लिए नई है, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वैसे भी अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं, वो आराम से अपना काम कर लेगी। हाँ हाँ माँ जी, आप तो सुहाना का ही साइड लेंगी ना, आखिर ये आपकी नई और प्यारी बहू है। मैं जब इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तब आपने मुझे मेरी एक गलती के लिए कितना भला बुरा कहा था। इस तरह से कमला सुहाना और अपनी सास को सुनाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन सुहाना उस समय कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से हर छोटी मोटी बात पर कमला सुहाना को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। ये सब कुछ सुहाना से अब और बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो अपने कमरे में बैठी बैठी खुद से बोलती है, अब सही समय आ गया है इस जादुई आम को निकालने का, जो मुझे दादी ने दिया था। सुहाना के पास एक जादुई आम था जो उसे उसकी दादी ने दिया था, और वो जादुई आम सुहाना की दादी को किसी परी ने दिया था। अब सुहाना उस जादुई आम को लेकर अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि कमला बड़े ही आराम से सो रही होती है। ये देखकर सुहाना खुद से बोलती है, अच्छा, तो मुझे काम पर लगाकर ये यहाँ आराम फरमा रही है, पर कोई बात नहीं दीदी, बस तुम कुछ समय के लिए ही सोने वाली हो, क्योंकि अब मैं तुमसे तुम्हारी नींद और चैन चुरा लूंगी। इतना बोलकर सुहाना जादुई आम को कमला के बगल में रख देती है और एक मंत्र पढ़ती है, रस से भरा जादुई मीठा आम, जो माने मेरी सारी बात, तो अब जल्दी से छीन ले तू मेरी जेठानी की नींद। सुहाना का ये मंत्र पढ़ते ही आम बड़ा हो जाता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वह जादुई आम अपने आप छोटा होकर उछलता हुआ सुहाना के हाथ में चला जाता है और सुहाना कमला के कमरे से बाहर निकल जाती है। सुहाना के जाते ही कमला को करंट सा लगता है और वो एक झटके में उठ खड़ी हो जाती है। अब उसके शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजली करती हुई कमरे से बाहर निकलती है और सुहाना से बोलती है, पता नहीं सुहाना, मुझे क्या हो गया है। सुबह जब मैं उठी तो मुझे पता नहीं क्यों खुजली हो रही है, और तुम्हारे पास कोई दवा है क्या खुजली की? नहीं दीदी, मेरे पास तो ऐसी कोई दवाई नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है और इसी तरह से पूरी रात खुजली करती रहती है। खुजली की वजह से कमला सो नहीं पाती और वो पूरी रात पागलों की तरह खुजली करती रहती है। अब इसी तरह से सुहाना जादुई आम की मदद से अपनी जेठानी को कोई ना कोई सजा दिया करती और ऐसे ही एक दिन, दीदी को बैठकर टीवी देखना बहुत पसंद है ना, अब आएगा मजा जब वो बैठ पाएगी और ना ही अपनी आंखें बंद कर पाएगी। इतना बोलकर एक बार फिर से सुहाना अपना जादुई आम निकालती है और वही मंत्र दोहराती है, जिसके बाद कमला की आंखें झपकना बंद हो जाती है। अब कमला झुक नहीं पाती और न ही बैठ पाती है। अपनी यह हालत देखकर कमला खुद से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, आए दिन कुछ न कुछ मुझे हो ही रहा है। कमला अपनी हालत देखकर परेशान हो रही होती है कि तभी वहां रूपाली आ जाती है और वो कमला को खड़ा देख उससे बोलती है, बहू तू क्या खड़े गांव से आई है? क्यों माँ जी, आपको नहीं पता कि मैं किस गांव से हूँ?
अरे बहू, वो तो मैं जानती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तू सुबह से खड़ी क्यों है। और आज तू सुबह से एक बार बैठी नहीं, और ना ही तूने अपनी पलकें झपकाई हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर कमला अपनी सास से झूठ बोलती है। वो माँ जी, मैंने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी थी, बस इसीलिए आज मैं सुबह से खड़ी हूँ और यही कारण है कि मैंने आंखें एक बार भी नहीं हिलाई। अच्छा, चलती हूँ मैं। कमला की यह हालत और उसकी बातें सुनकर रूपाली को उस पर विश्वास नहीं होता और वो सुहाना से बात करने के लिए उसकी ओर जाने लगती है। तभी कमला देखती है कि सुहाना के हाथ में एक छोटा सा आम रखा है, जिसे देखकर सुहाना बहुत खुश हो रही होती है। ये देख रूपाली को थोड़ा अजीब लगता है और वह सुहाना के पास जाकर उससे बोलती है, बहू, तेरे हाथ में आम? आज जो कमला का हाल है वो कहीं तेरी वजह से तो नहीं है? रूपाली के पूछने पर अब सुहाना अपनी सास को सारा सच बता देती है और उस जादुई आम के बारे में भी बताती है, जिसके बाद रूपाली सुहाना से बोलती है, सुहाना बहू, इस जादुई आम की मदद से कमला बहू को तूने अच्छा सबक सिखाया है, पर मुझे लगता है आज के लिए ये सजा काफी है। अब तू उसे पहले की तरह ठीक कर दे। ठीक है माँ जी, मैं आपके कहने पर दीदी को एक बार फिर से पहले की तरह कर दूंगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप इस जादुई आम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। अरे बहू, ये भी कोई कहने की बात है? इतना दिमाग है तेरी सास में। अगर कमला को जादुई आम के बारे में पता चला तो वो इस जादुई आम का गलत इस्तेमाल करेगी, इसीलिए तू मेरी तरफ से बेफिक्र रह। मैं तेरे जादुई आम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस तू अभी के लिए रूपाली को ठीक कर दे। अब तक तो उसे अकल आ चुकी होगी। रूपाली के कहने पर सुहाना कमला को ठीक कर देती है। अब जैसे ही कमला अपने कमरे में बैठने की कोशिश करती है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कमला खुद से बोलती है, लगता है मैंने घर का काम करना छोड़ दिया है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। कल से मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगी। इस तरह से कमला अगली सुबह सुहाना के पास जाती है और उसे आराम करने को कहती है। अब सुहाना अपनी सास के साथ पूरा दिन आराम करती है और कमला काम करती है।